नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। क्या दुनिया में नया दस्तूर बनने वाला है? यानी क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है? यह बड़ा सवाल आजकल पूरी दुनिया को मथ रहा है और आज हम इसी मुद्दे पर पेश करने वाले हैं श्वेत पत्र। अपने हर तरफ के देशों में उठापटक देखकर आपके मन में भी कई सवाल चल रहे होंगे। युद्ध खत्म नहीं हुए, संघर्ष के नए नए मोर्चे खुल गए। वेनेजुएला से लेकर ईरान तक हाहाकार है। रूस और अमेरिका के संबंध नाजुक हैं। भारत पर टैरिफ और बढ़ जाने का खतरा है। हम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को सरल शब्दों में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पेश है दुनिया में बढ़ते तनाव और उसके मायनों पर श्वेत पत्र। So we are going to run the country. That if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. If we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. स्वघोषित बड़े भाई अमेरिका की हरकतों से दुनिया संकट मुक्त हो रही है या संकट युक्त? As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. ईरान में विद्रोह पर अमेरिकी दखलंदाजी अच्छी है या बुरी? So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching it. ग्रीनलैंड की इच्छा अमेरिका की महत्वाकांक्षा है या जरूरत? We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need it for national security. We have to have it. रूस का यूक्रेन से युद्ध रुकवाते रुकवाते क्या अमेरिका से ही टकराव का मोर्चा खुलने वाला है? All options are always on the table for President Trump as he examines what's in the best interests of the United States. But I will just say that the president's first option always has been diplomacy. ये बेहद गंभीर सवाल हैं जो इस समय दुनिया को आशंकाओं से घेर रहे हैं। अमेरिका और रूस के बीच क्या सीधा मोर्चा खुलेगा? ट्रंप क्यों एक के बाद एक देशों पर आक्रामक होते जा रहे हैं? ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए और क्या किसी देश को ऐसे हासिल किया जा सकता है? वेनेजुएला में अब क्या होगा? और भारत पर टैरिफ वाली तलवार का क्या असर होगा? ट्रंप की मनमर्जियों से पूरी दुनिया में उथल-पुथल है। वो वैश्विक संगठनों से अमेरिका को दूर कर रहे हैं और नेटो देश भी टेंशन में है। दुनिया में अगले ही पल क्या हो जाए, आज कहा नहीं जा सकता। जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, तब से आप लगातार सुन रहे होंगे कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, परमाणु युद्ध की आशंका है। लेकिन यकीन मानिए, विश्व युद्ध की असली आशंका तभी हो सकती है जब रूस और अमेरिका सीधे सीधे आपको टकराते हुए दिखें।
इसीलिए जब अमेरिका रूस के जहाजों पर कार्रवाई शुरू करता है तो डरना बनता है। रूस यूक्रेन के बीच शांति कराते कराते खुद ट्रंप आक्रमण की भाषा बोल रहे हैं। आखिर ट्रंप के मन में क्या चल रहा है? वेनेजुएला में कार्रवाई के बाद अब ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कह रहे हैं। आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं? इसे कुछ तथ्यों के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। ट्रंप ने रूस का तेल जहाज कैप्चर किया। चीन पर 500% टैरिफ की योजना बना रहे हैं ट्रंप। भारत पर भी ट्रंप की 500% टैरिफ थोपने की मंशा है। रूस के सहयोगी वेनेजुएला पर ट्रंप हमला करके वहां के राष्ट्रपति को उठा चुके हैं और अब वो खुद ऐलान कर रहे हैं कि चीन रूस से मुकाबले के लिए उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए। We need Greenland for national security. Not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need it for national security. We have to have it. And he wanted to lead the charge, so we're making him, Marco, today, a special envoy to Greenland. Greenland's a big deal. यहाँ कॉमन है रूस और उससे जुड़े देश। स्पष्ट है कि ट्रंप रूस की चौतरफा घेराबंदी कर रहे हैं और रूस को कमजोर करने के लिए ही रूस से जुड़े या रूस के सहयोगी हर देश पर शिकंजा कसना चाहते हैं। अमेरिका को ईरान की तरफ से भी अपना गल्फ कंट्रीज के जो एरिया है, जो मिडिल ईस्ट का रीजन है, वहां से भी उसको अनिश्चितता की नजर आ रही है। यही कारण है कि हर जगह अमेरिका अपने आप को स्थापित करना चाहता है, जैसे कि उसकी हमेशा से आदत रही है। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में उसने पिछले 6-8 महीने जब से ट्रंप साहब आए हैं, उन्होंने ये अपनी पावर मिलिट्री माइट का इस्तेमाल किया है। रूस की जहां तक बात है, क्योंकि रूस ऑलरेडी एंगेज है, बाइडेन प्रशासन ने रूस को एक तरह से खींचा है, लंबा खींचा है युद्ध को, सो दैट रूस इकोनॉमिकली खोखला हो जाए और मिलिट्रिकली उसकी मैन्युफैक्चरिंग पावर जो है वो उसकी एक्सपेंड हो और उतनी ज्यादा उसको सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग की नहीं हो। पुतिन से ट्रंप इस कदर चिढ़े हुए हैं कि हाल ही में हुए पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक्स पर ट्रंप ने दुख तो जताया, लेकिन अब वो ऐसे किसी भी हमले के होने से ही मुकर रहे हैं। I don't believe that strike happened. There is something that happened fairly nearby, but it had nothing to do with this. Because nobody knew at that moment. I mean, that was the first I heard about it. So why not? He said that his house was attacked. We don't believe that happened, as now that we've been able to check. Yeah. But that was the first we ever heard about it. We just hope that Russia and Ukraine get it settled. What was going on with the fact that we were... जिस तरह चीन रूस को ट्रंप सीधी चुनौती दे रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि वो सबसे बड़ी महाशक्ति है, लेकिन रूस भी एक महाशक्ति है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ट्रंप की हरकतों से रूस के अंदर ट्रंप को करारा जवाब देने की बातें हो रही हैं। रूस और अमेरिका दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। अगर इन दोनों देशों का टकराव और बढ़ा तो दुनिया संकट में आ जाएगी, क्योंकि दोनों ही देश सैन्य क्षमताओं के मामले में महाबली हैं। अगर केवल परमाणु बमों की ही बात की जाए तो दोनों देशों के पास इतनी बड़ी संख्या है कि पूरी मानव सभ्यता नष्ट हो जाए। रूस के पास 5,449 परमाणु बम हैं, अमेरिका के पास 5,277। ये सोचना ही भयावह है कि अगर इन दोनों देशों के बीच लड़ाई परमाणु युद्ध तक आई तो बचेगा क्या? अगर रूस और अमेरिका आते हैं आमने सामने तो फिर तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा, और इसके अंदर जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, इसका कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं, दोनों के पास 90% वर्ल्ड के न्यूक्लियर हथियार हैं, और अगर ये लड़ाई चलती है तो बहुत ही आपस में नुकसान होगा
उनका देशों का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का। अमेरिका ने जिस तरह रूस के ऑयल टैंकर जब्त किए हैं, उसे रूस खुले समंदर में डकैती कह रहा है। और अटलांटिक महासागर में यह जब्ती ऐसे समय हुई है जब आइसलैंड के पास समुद्र में रूसी नौसेना की एक पनडुब्बी और कई युद्धपोत तैनात हैं। यानी हल्की सी चिंगारी पूरी दुनिया को जला सकती है। इस तरह के स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि एक तरह का उन्होंने स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बनाने की कोशिश करी है। जैसा देखा आपने कि अमेरिका पूरा वेस्टर्न हेमिस्फेयर को कंट्रोल करेगा, वहाँ से जो भी कुछ है उनकी मर्जी के बिना नहीं जाएगा। रशिया को वो काफ़ी हद तक कह रहे हैं कि ईस्ट यूरोप और इधर में आप करते रहिए, और चाइना को उन्होंने कहा कि ताइवान उसके ऊपर है, जैसा करना चाहते हैं लेकिन स्टेटस को चेंज नहीं हो। तो उस सिलसिले में अगर आप उन बातों को देखें तो उससे तो लगता है कि अभी इस तरह आपस में डायरेक्ट कोई लड़ाई के चांसेस कम हैं। लेकिन इस सब के बावजूद ये किसी भी समय किसी गलती के कारण कभी भी आगे बढ़ सकता है। ये वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई से रूस पहले ही नाराज है और अमेरिका को चेतावनी जारी कर चुका है। और अब समुंदर में रूस के तेल टैंकर पर अमेरिकी कब्जे ने बात और बिगाड़ दी है। पिछले 158 सालों में अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करने की कोशिशें कर चुका है। 1867-68 में जब अमेरिका ने रूस से अलास्का खरीदा, तब आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिकी विस्तार के लिए ग्रीनलैंड खरीदने की भी बात उठी, लेकिन आगे नहीं बढ़ी। फिर 1910 में अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम हावर्ड के समय ग्रीनलैंड की जमीन के साथ किसी और अमेरिकी जमीन की अदला बदली की योजना लाई गई, लेकिन डेनमार्क ने मना कर दिया। 1946 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमन ने ग्रीनलैंड खरीदने की पेशकश की, लेकिन डेनमार्क तैयार नहीं हुआ। अब चौथी कोशिश ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप की कोशिश वाकई ग्रीनलैंड के जरिए अमेरिका के विस्तार की है या वजहें कुछ और भी हैं? ट्रंप को क्यों चाहिए ग्रीनलैंड? क्या ट्रंप कब्जा करेंगे ग्रीनलैंड पर? क्या ट्रंप अमेरिका की 150 साल पुरानी ग्रीनलैंड पाने की हसरत पूरी कर पाएंगे? आखिर ट्रंप की ग्रीनलैंड में इतनी दिलचस्पी क्यों है? We need it for national protection. We need Greenland for national protection. They have a very small population. And I don't know, they say Denmark, but Denmark has spent no money. They have no military protection. If they say that Denmark was there 300 years ago or something with a boat, well, we were there with boats too, I'm sure. So we'll have to work it all out. But he felt very strongly, we need it for national, we need Greenland for national security. पहले आपको ग्रीनलैंड की लोकेशन के हिसाब से इसका वैश्विक, सामरिक और रणनीतिक महत्व समझाते हैं। ग्रीनलैंड आर्कटिक और अटलांटिक के बीच चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। भौगोलिक तौर पर यह उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक तौर पर डेनमार्क का। ग्रीनलैंड में करीब 56,000 लोग रहते हैं और इस जगह का 80% हिस्सा साल भर बर्फ से ढका रहता है। इसकी लोकेशन अमेरिका को सीधे रूस के पास ले जाती है। इसी जगह पर अमेरिका का सैन्य पिटुफिक स्पेस बेस भी है, जिससे रूस की मिसाइलों पर नजर रखी जाती है। साथ ही GIU के गैप, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और ब्रिटेन के बीच का रास्ता भी यहीं से गुजरता है, जो रूसी नौसेना को अटलांटिक में रोकने की चाबी है। हालांकि अमेरिका बिना कब्जा भी ग्रीनलैंड का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि पूरा कंट्रोल उनका हो। शायद इसलिए अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर अपने सारे विकल्प खोल रखे हैं। I know that past presidents and past leaders have often ruled things out. They've often been very
open about ruling things in and basically broadcasting their foreign policy strategy to the rest of the world, not just to our allies, but most egregiously to our adversaries. That's not something this president does. All options are always on the table for President Trump as he examines what's in the best interests of the United States. खुद ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आर्कटिक सी था जिसके अंदर समुद्र के अंदर बर्फ जमी होती थी और आर्कटिक सी का इस्तेमाल नहीं हो सकता था, मगर आज की तारीख में ये एक शॉर्टेस्ट रूट हो गया है जो रशिया और यूरोप से अमेरिका जाते हुए अटलांटिक क्रॉस करते हुए। और ऐसे में आज ग्रीनलैंड बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और ग्रीनलैंड पे रूस और चीन अपना दबदबा बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ, ये सच्चाई है, ग्रीनलैंड पे कुछ बेसिस अमेरिका की भी है, मगर अमेरिका अपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रीनलैंड को लेना चाहता है। सामरिक और रणनीतिक कारणों के अलावा एक ऐसा कारण भी है जिसके चलते ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं, और वो है चीन। इस स्थान पर नियोडिमियम और डिस्प्रोसियम दुर्लभ खनिज प्रचुर मात्रा में है, जिसके बिना इलेक्ट्रिक कार, मोबाइल, विंड टर्बाइन और मिसाइल सिस्टम बनाना मुश्किल है। आज इन रेयर अर्थ मटेरियल की दुनिया भर में 80-90% की सप्लाई चीन के पास है। अगर चीन चाहे तो सप्लाई रोककर सबका प्रोडक्शन बंद कर सकता है। ट्रंप ने कुछ महीनों पहले चीन के साथ हुए टैरिफ वॉर में यही बात ध्यान में रखी थी, जिसके बाद चीन पर लगाया टैरिफ अमेरिका ने हटा लिया था। अमेरिका अब इस निर्भरता से खुद को बाहर निकालना चाहता है और उसे इसलिए भी ग्रीनलैंड चाहिए। ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात ट्रंप बार बार कह जरूर रहे हैं, लेकिन शुरुआत अमेरिका पहले ही कर चुका है। सबसे पहले तो ट्रंप ग्रीनलैंड खरीदना चाहते हैं। अगर बात न बने तो ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए 4 चरणों में योजना पर काम शुरू हो चुका है। दूसरी बार राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने ग्रीनलैंड की आजादी की बात कही थी। अभी ग्रीनलैंड पूरी तरह डेनमार्क सरकार पर निर्भर है। 2025 में ग्रीनलैंड में एक सर्वे कराया गया तो 56% लोग आजादी के पक्ष में थे, 28% लोग ही डेनमार्क के साथ रहना चाहते थे। यानी अमेरिका का आजादी वाला प्लान काम कर रहा है। अमेरिका ग्रीनलैंड के लोगों को डेनमार्क के खिलाफ भड़काने का काम शुरू कर चुका है, ताकि ग्रीनलैंड रेफरेंडम के बाद अलग हो तो उसे अमेरिका का 51वां राज्य बना लिया जाए। अब इस पोस्ट को देखिए, ये केटी मिलर ने किया है, जो ट्रंप प्रशासन में सलाहकार रह चुकी हैं और स्टीफन मिलर की पत्नी भी हैं। पोस्ट में ग्रीनलैंड पर अमेरिका का झंडा और जल्द लिखा हुआ है। अमेरिका ग्रीनलैंड के बदले यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी दे सकता है, जिसकी मांग यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगी लगातार कर रहे हैं। आखिरी विकल्प सैन्य हमला करके ग्रीनलैंड पर अमेरिकी झंडा फहराना है। इसमें भी अमेरिका को शायद 1 घंटा भी न लगे और ग्रीनलैंड उसके पास आ जाए। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जल्द ही ट्रंप ग्रीनलैंड पर मनी स्ट्राइक कर सकते हैं, ताकि ग्रीनलैंड के नागरिक डेनमार्क छोड़कर अमेरिका में विलय के लिए तैयार हो जाएं, जिसमें ग्रीनलैंड के हर नागरिक को $10,000 से लेकर $1,00,000 तक दिए जा सकते हैं। ट्रंप अगर ऐसा करते हैं तो अमेरिका को $6 अरब चुकाने पड़ सकते हैं। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेम्स फ्रेडरिक नेल्सन ने ट्रंप की कोशिशों से आज ही जाकर सोशल मीडिया पर लिखा, अब बस बहुत हुआ, अब और कल्पनाएं नहीं। ट्रंप की दिलचस्पी ग्रीनलैंड में इसीलिए भी है क्योंकि आर्कटिक की बर्फ पिघलने से एशिया, यूरोप के छोटे समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। ग्रीनलैंड पर नियंत्रण इन रूट्स पर पकड़ देता है। अमेरिका की दिलचस्पी इस वजह से भी है, लेकिन डेनमार्क ने साफ कहा है, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। यहीं से सैन्य टकराव की आशंका बढ़ती है।
ग्रीनलैंड के साथ ही सवाल नेटो के अस्तित्व पर भी है, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क नेटो का सदस्य। अगर अमेरिका हमला करता है तो नेटो का आर्टिकल 5 लागू होगा, यानी एक देश पर हमला पूरे नेटो पर हमला। यूरोप एकजुट तो है, लेकिन डर अभी भी है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन और डेनमार्क कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड का फैसला वहां के लोग और अंतर्राष्ट्रीय कानून करेंगे, अमेरिका नहीं। ऑस्ट्रिया में नेटो कमेटी के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि अगर ग्रीनलैंड पर जबरदस्ती कदम उठाया गया तो यूरोपीय देश अपने यहां मौजूद अमेरिकी बेस पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए नेटो को भी आड़े हाथों लिया है। अमेरिका के बिना रूस और चीन को नेटो से जरा भी डर नहीं है, और मुझे शक है कि अगर हमें सच में उनकी जरूरत पड़ी तो नेटो हमारे लिए खड़ा होगा। यानी ट्रंप अब साफ कर रहे हैं कि नई रणनीति में अमेरिका के लिए नेटो की अहमियत पहले जैसी नहीं रही। ईरान के सभी 31 प्रांतों के 111 शहरों में विद्रोह की आग जल रही। जिस ईरान में कुछ दिनों पहले तक डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे गूंजा करते थे, वहां अब डेथ टू डिक्टेटर और आजादी आजादी के नारे लग रहे हैं। वहां के सर्वोच्च लीडर खामेनेई के शासन के प्रतीक मिटाए जा रहे हैं और लाखों प्रदर्शनकारियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। खामेनेई ने कहा कि वो इन प्रदर्शनों के सामने झुकेंगे नहीं। ट्रंप का कहना है कि एक भी प्रदर्शनकारी को नुकसान पहुंचा तो अंजाम भुगतना होगा। होठों पर सिगरेट दबाए खामेनेई की फोटो जलाती ये महिला क्या बदलते ईरान की तरफ इशारा कर रही है? ईरान में ये तस्वीरें ट्रेंड कर रही हैं। पिछले करीब 2 हफ्तों से चल रहे प्रदर्शन ईरान में लगातार उग्र हो रहे हैं। शासन के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी अलग अलग शहरों में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। पूरी दुनिया की निगाहें ईरान पर लगी हैं, क्योंकि ये सिर्फ ईरान से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसमें अमेरिका सीधी सीधी दिलचस्पी दिखा रहा है। ईरान के सबसे बड़े धार्मिक शहर मशहद में प्रदर्शनों का स्तर बढ़ा तो डोनाल्ड ट्रंप ने फौरन सोशल मीडिया पर लिखा, 10 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रदर्शन किया। ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर प्रदर्शनकारियों के नियंत्रण में आ गया है। सरकार के सुरक्षा बलों ने शहर छोड़ दिया है। उधर इलॉन मस्क ने ईरान के झंडे को भी बदलकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नया झंडा बना दिया, जो कुछ बड़ा इशारा करता है। झंडे पर मस्क ने शेर और सूरज की तस्वीर लगा दी है, जो पिछली सरकार का झंडा था। यानी ईरान में अमेरिका की दिलचस्पी क्या इशारा कर रही है? ट्रंप पहले ही ईरान को चेतावनी दे चुके हैं कि प्रदर्शनकारियों पर हमला किया गया तो अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। ईरान के सुप्रीम कमांडर खामेनेई भी इस पूरे प्रदर्शन को विदेशी एजेंडों की साजिश बता रहे हैं। खामेनेई ने कहा कि देश में कुछ ऐसे उपद्रवी हैं जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करना चाहते हैं। So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching. यानी ईरान में जो हो रहा है वो कितना गृह युद्ध है, कितना विदेशी दखल अंदाजी, ये अपने आप में एक सवाल है। वैसे CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ये आंदोलन ईरान में 100 से अधिक शहरों में फैल चुका है। अमेरिकी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के मुताबिक 62 लोगों की मौत हुई, 2270 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अनाधिकारिक तौर पर 217 लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है। बहुत दिन नहीं हुए जब खामेनेई की एक आवाज पर ईरान, अमेरिका, इजराइल के खिलाफ खड़ा हो जाता था, लेकिन आज हालात अलग नजर आ रहे हैं। तो क्या
खामेनेई का शासन और साख दोनों दांव पर है। इस झंडे को ध्यान से देखिए। ईरान में खुर्रमाबाद के सेंट्रल चौक पर फहराया गया ये झंडा ईरान में इस्लामिक क्रांति से पहले के पहलवी शासन का है और अब यही झंडा ईरान की इस नई क्रांति का प्रतीक बन रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि प्रदर्शनकारी रजा पहलवी का नाम ले रहे हैं। रजा पहलवी सेना से अपील कर रहे हैं कि वो प्रदर्शनकारियों पर गोली न चलाएं। रजा पहलवी ही विरोध प्रदर्शन के प्रमुख चेहरे हैं। वो निर्वासित हैं, लेकिन बाहर से ही वो जनता से भी अपील कर रहे हैं कि आंदोलन जारी रखें। ये रजा पहलवी वही हैं जिनके पिता मोहम्मद रजा पहलवी का शासन इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान में था। पहलवी परिवार के अमेरिका से अच्छे रिश्ते थे और अब रजा पहलवी भी अमेरिका में ही रहते हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। क्या ये तस्वीर ईरान में अमेरिकन दखलंदाजी की ओर इशारा करती है? प्रदर्शनकारियों ने जिस स्टैच्यू को आग लगाई है वो कासिम सुलेमानी, कभी ईरान में अमेरिकी विरोध के हीरो हुआ करते थे। कासिम ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर की एलीट फोर्स के जनरल थे और 2020 में एक ड्रोन अटैक में उनकी मौत हो गई थी। तब ये बात सामने आई थी कि कासिम की हत्या अमेरिका के इशारे पर की गई थी। यानी जो ईरानी कमांडर जीते जी अमेरिका का दुश्मन था, आज ईरान में उसके बुत तक को जलाया जा रहा है। इस सारे विरोध प्रदर्शन और हंगामे के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका से बातचीत की समझदारी दिखाने को कहा है। और यहाँ वेंस भी ये कहना नहीं भूले कि वो अधिकारों की लड़ाई करने वाली जनता के साथ हैं। We certainly stand by anybody who's engaged in peaceful protest, anybody who's trying to exert their rights for free association and to have their voices heard, actually have a real negotiation with the United States about what we need to see when it comes to their nuclear program. I'll let the president speak to what we're going to do in the future, but we certainly stand with anybody across the world, including the Iranian people who are advocating for their rights. ईरान में विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। एयर स्पेस बंद हैं, इंटरनेट सेवाएं भी अनिश्चित काल के लिए रोक दी गई हैं और इस सब के बीच ट्रंप की निगाहें ईरान पर लगी हैं। ईरान को लेकर क्या है ट्रंप का प्लान, ये समझना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। राष्ट्रपति की मिमिक्री करके उनका मजाक उड़ाते हैं, कभी नेटो को धमकाते हैं, कभी भारत को लेकर असंयमित बयान देते हैं, तो कभी क्यूबा, ईरान, कोलंबिया को आंखें दिखाते हैं। आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ट्रंप के इस रवैये के पीछे कारण क्या है? रूसी जहाज पर कब्जा, वेनेजुएला में दखलंदाजी, मादुरो की गिरफ्तारी, ईरान को धमकी, क्यूबा मेक्सिको को चेतावनी, ग्रीनलैंड पर नजर। अभी तक इतना मल्टीटास्किंग ट्रंप थे नहीं जितना अचानक हो गए हैं। क्या ये सब डोनाल्ड ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की मुहिम का हिस्सा है या फिर सेव ट्रंप फ्रॉम इम्पीचमेंट के लिए? You got to win the midterms, because if we don't win the midterms, it's just going to be, I mean, they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही रिपब्लिकन सांसदों से साफ कह दिया है कि अगर 2026 के मिड टर्म चुनाव नहीं जीत पाए तो उन्हें इम्पीच कर दिया जाएगा। ये कोई विपक्ष की अफवाह नहीं है, ये ट्रंप का खुद का डर है। ट्रंप इससे पहले 2 बार इम्पीच हो चुके हैं। You got to win the midterms, because if we don't win the midterms, it's just going to be, I mean, they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached. लेकिन ट्रंप को महाभियोग का डर क्यों है? क्या ट्रंप को अपने ही पार्टी के नेताओं पर यकीन नहीं है जो वो खुलेआम महाभियोग डर दिखाकर मिड टर्म में बाजी मारना चाहते हैं?
दिसंबर 2025 में वेनेजुएला ऑपरेशन की वजह से अमेरिका में राजनीतिक तूफान उठ गया। डेमोक्रेट सांसद इल्हान ओमर और डेलिया रामिरेज ने इसे इम्पीचेबल ऑफेंस मानते हैं। यहां तक कि ट्रंप के कुछ पुराने रिपब्लिकन समर्थक मार्जोरी टेलर ग्रीन और थॉमस मैसी भी मिशन की आलोचना कर रहे हैं। मैरीलैंड की प्रतिनिधि अप्रैल मैकक्लेन डेलानी ने डेमोक्रेटिक कॉकस से अपील की कि वो वेनेजुएला में ट्रंप की सैन्य कार्रवाई के जवाब में उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही पर विचार करें। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास हाउस में सिर्फ 5 सीटों की बढ़त है और हार पर इम्पीचमेंट की प्रक्रिया तेज हो सकती है। ट्रंप ये जानते हैं घरेलू मोर्चे पर महंगाई, सुरक्षा और हेल्थ केयर पर उनकी पकड़ कमजोर है और डेमोक्रेट लगातार उन्हें घेर रहे हैं। विदेश में भी ट्रंप की ताकत डगमगा रही है। अब डेमोक्रेट नेता लगातार ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल है कि यूएस प्रेसिडेंट को अचानक से इतना एग्रेसिव होने की क्या जरूरत है। इसके लिए अमेरिका पर आर्थिक और वैश्विक दबाव समझिए। साल 2025 में अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज $38 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच गया। 2026 में ये और बढ़ने की बात कही जा रही है। यही ट्रंप की बेचैनी का मूल कारण है। बढ़ता कर्ज, घाटा और सैन्य खर्च उन्हें विदेश नीति में आक्रामक बनाते हैं। इसी दबाव में वे रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं और ग्रीनलैंड पर हमले जैसी बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर ट्रंप का विदेश नीति आक्रामक दिखना असल में डर और आर्थिक दबाव का परिणाम समझ आता है। मिड टर्म चुनाव का डर, $38 ट्रिलियन का कर्ज, बदलती वैश्विक ताकतें और घरेलू असंतोष उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हैं। अमेरिका विदेश में दबाव और धमकी दिखा रहा है, लेकिन असल में देश के भीतर असुरक्षा और चुनावी खतरे का सामना कर रहा है। सबसे ज्यादा 50% टैरिफ थोपने वाले ट्रंप अब भारत पर 500% टैरिफ लगाने की बात कह रहे हैं। रूस से तेल खरीद को लेकर ट्रंप ने सेनेट में ऐसा खतरनाक बिल पेश करने की मंजूरी दे दी जो दुनिया की राजनीति बदल सकता है और इसका बहुत बड़ा असर भारत पर पड़ेगा। भारत को लेकर ट्रंप की ये 500% वाली धमकी दुनिया के बाजार में नई है, लेकिन जवाब भारत की तरफ से भी आया है। जो प्रस्तावित बिल है उसके बारे में हमको ज्ञान है और इन मसलों को और इस बिल को हम लोग बड़े ध्यान से, जो भी उनके साथ जो गतिविधियां हो रही है उस पर हम ध्यान अपना केंद्रित किए हुए हैं। हम आपको बताएंगे कि अगर वाकई अमेरिका भारत पर 500% टैरिफ लगाता है तो क्या होगा, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि ये 500% टैरिफ वाला प्लान है क्या। इस बिल के अंदर वो प्रावधान रखे गए हैं कि जो भी देश रूस से सस्ता तेल खरीदेंगे उन पर अमेरिका टैरिफ लगा सकेगा। यानी भारत के पास अमेरिका से संबंधित सिर्फ 2 विकल्प रहेंगे, या तो रूस से तेल खरीदना बंद करे या फिर अमेरिका का 500% टैरिफ सहे। सबसे बड़ी दुनिया की इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजिकल पावर है और हमारा एक अच्छा पार्टनर भी था, ग्लोबल कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर। लेकिन ट्रेड के सिलसिले में हमारे बीच में काफ़ी परेशानियां आई हैं और अभी तक सुलझी नहीं है। वो हर रोज नई तरह का स्टेटमेंट देते हैं जिससे हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ भारत में भी उथल पुथल मची रहती है। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने एक बड़ा सिंपल सा पॉलिसी अपनाई है कि अननेसेसरीली कोई हमें रिएक्ट नहीं करना है। बातचीत के जरिए, डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए इन चीज़ों को सुलझाना है और आशा करनी भी चाहिए कि उनको ये पता लगे कि भारत एक अलग तरह का देश है। भारत इस तरह का देश नहीं है कि वहाँ पर जब मन में आया जो मर्जी आप बोल देंगे और हम उस बात को मान लेंगे। 500% टैरिफ वाला बिल अगले कुछ दिनों में अमेरिकी संसद में जाने वाला है, जिस पर वोटिंग होगी। फिलहाल सेनेट के 80% से अधिक सेनेटर इस बिल के पक्ष में हैं। अब आपको बताते हैं कि 500% टैरिफ अगर लागू हुआ तो भारत पर क्या और कहां अधिक असर पड़ सकता है। भारत का आईटी सेक्टर अमेरिका पर काफी हद तक निर्भर है। बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों की कमाई का बड़ा हिस्सा अमेरिकी बाजार से आता है। टैरिफ और व्यापार तनाव बढ़ने से अमेरिकी कंपनियां भारतीय आईटी सेवाओं पर खर्च कम कर सकती। इससे नई भर्तियों पर असर पड़ेगा और नौकरियों में कटौती का खतरा भी बढ़ सकता है।
भारत से कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स का बड़ा हिस्सा अमेरिका जाता है। अगर इन पर भारी टैक्स लगाया गया तो भारतीय उत्पाद महंगे हो जाएंगे। इससे अमेरिकी खरीदार दूसरे देशों का रुख कर सकते हैं। इसका सीधा असर फैक्ट्रियों और लाखों मजदूरों पर पड़ेगा। इसी तरह फार्मास्यूटिकल सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी भारत को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन भारत ने इसके लिए दूसरे कई और देशों के साथ व्यापारिक संबंधों की बुनियाद रख दी है। इसी कड़ी में भारत ने चीन के साथ संबंधों को बेहतर करने की ओर एक कदम आगे बढ़ाया है। भारत 2020 में सीमा पर हुई झड़पों के बाद चीन पर लगाए उन प्रतिबंधों को वापस लेने की तैयारी कर रहा है, जिसके चलते चीनी कंपनियां भारत की परियोजनाओं में हिस्सा नहीं ले पाती थीं। अगर उन्हें हिस्सा लेना होता था तो सरकारी कमेटी से अनिवार्य मंजूरी लेना जरूरी होता था। इस बीच भारत अमेरिका ट्रेड डील पर अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक का बयान भी आया है। रिपोर्ट की गई टिप्पणियों में इन चर्चाओं का जो विवरण दिया गया है वह ठीक नहीं है। हम दो पूरक अर्थव्यवस्थाओं के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौता में रुचि रखते हैं और इसे संपन्न करने की आशा करते हैं। संयोग से हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 2025 के दौरान 8 बार फोन पर बातचीत हुई है, जिसमें हमारी व्यापक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर दोनों नेताओं ने चर्चा किया। ट्रंप कभी डील की बातें करते हैं, कभी पीएम मोदी को लेकर टिप्पणियां करते हैं, लेकिन भारत हर घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रहा है। श्वेत पत्र में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।